अस्सलाम वालेकुम। आप सबको साइटेक उर्दू में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 फिज़िक्स का यूनिट नंबर 8 जो कि है मादा की हरारती खसूसियात, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस यूनिट में सबसे पहले हम फहरिस्त देख लेते हैं टॉपिक्स की जो कि हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर और हरारत, थर्मोमीटर, मखसूस हरारती गुंजाइश, मेल्टिंग की मख्फी हरारत, एवपोरेशन की मख्फी हरारत, एवपोरेशन हरारती फैलाव। तो आइए पहले टॉपिक से आगाज़ करते हैं जो कि है टेम्परेचर और हरारत, टेम्परेचर एंड हीट। जब हम किसी जिस्म को छूते हैं तो हम इसे गर्म या ठंडा महसूस करते हैं। कोई जिस्म कितना गर्म या ठंडा है इसका ताल्लुक जिस्म के टेम्परेचर से है। बस किसी जिस्म के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पे शिद्दत से मुराद आप किसी जिस्म को छुएं तो उससे आपको पता तो चल जाता है कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है, लेकिन वो कितनी गर्म है या कितनी वो ठंडी है, वो वैल्यू अगर आपको मालूम हो जाए तो उस चीज़ को, उस वैल्यू को हम कहेंगे टेम्परेचर। एक जलती हुई मोमबत्ती का शोला गर्म होता है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसके बरक्स बर्फ़ ठंडी होती है और इसका टेम्परेचर कम होता है। हम किसी जिस्म को छूकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना गर्म या ठंडा है। ताहम इस तरह से किसी जिस्म के टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाना नाकाबिले भरोसा है। मज़ीद बरां किसी गर्म जिस्म को छूना हमेशा महफूज नहीं होता। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि किसी जिस्म की गरमाइश या ठंडक मालूम करने का एक काबिल भरोसा और काबिल अमल तरीका। टेम्परेचर के तस्वर को समझने के लिए हरारती इत्साल, थर्मल कंटैक्ट और थर्मल एक्विलिब्रियम की इस्तिलाहात को समझना कारआमद होगा। मौसम गर्मा में बर्फ़ को स्टोर करने के लिए कपड़े में लपेट दिया जाता है या उसे लकड़ी के बक्स या थर्मास फ्लास्क में रखा जाता है। इस तरह बर्फ़ का उसके गिरदोपेश से राब्ता कमज़ोर हो जाता है और बर्फ़ जल्द नहीं पिघलती। इसी तरह जब आप गर्म चाय या गर्म पानी का प्याला कमरे में रखते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता चला जाता है। क्या ये ठंडा होने का अमल जारी रहता है? जैसे ही ये अशिया कमरे के दर्जा हरारत पर पहुँचती हैं ठंडा होने का अमल रुक जाता है। बस टेम्परेचर हरारत के बहाव की समत का तयन करता है। हरारत गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है जबकि दोनों का टेम्परेचर एक नहीं हो जाता। इसे थर्मल एक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर आप कोई गर्म चाय की प्याली एक कमरे में लेके जाएं तो चाय का टेम्परेचर वहाँ पे 100 से ज़्यादा होगा, वो इतनी गर्म होती है। लेकिन अगर आप उसे एक नॉर्मल कमरे में लेके जाएं जिसका रूम टेम्परेचर 30 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहाँ पे कुछ देर रखें तो चाय ऑटोमेटिकली वो ठंडी होके उसी टेम्परेचर पे आ जाएगी जो कि कमरे के अंदर टेम्परेचर है। जब वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगी तो इससे ज़्यादा वो ठंडी नहीं होगी क्योंकि उस टाइम दोनों का, चाय का टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर, इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। जब हम किसी गर्म शय को छूते हैं तो क्या होता है, वो अजसाम लें जिनका टेम्परेचर मुख्तलिफ हो, उन्हें एक दूसरे से मिला दें। गर्म जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसकी एनर्जी में कमी वाक़या होती है। ये एनर्जी निस्बतन कम टेम्परेचर पर ठंडा जिस्म जज़ब कर लेता है। ठंडा जिस्म एनर्जी जज़ब करता है और उसके टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है। एनर्जी की मुंतकिली उस वक्त तक जारी रहती है जब तक कि दोनों अजसाम का टेम्परेचर यकसा नहीं हो जाता। ये कह रहे हैं कि अगर दो बॉडीज़ हैं, दो जिस्म है, एक आपके पास गर्म कोई चीज़ है और दूसरी कोई ठंडी चीज़ है, अगर दोनों को मिला लिया जाए तो उसकी गर्म चीज़ की जो हीट होगी वो ठंडी चीज़ जज़ब करेगी और जो ठंडे वाली चीज़ या जो जिस्म होगा वो उस हरारत को, टेम्परेचर को जज़ब करता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, एक जैसा ना हो जाए। एनर्जी की वो शक्ल जो एक गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म को मुंतकिल होती है हरारत कहलाती है। हरारत है वो एनर्जी की एक किस्म है, तवानाई की एक किस्म है, और जो एनर्जी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, उस चीज़ को हम हरारत कहते हैं और इंग्लिश में इसे हीट बोलेंगे। यहाँ पे एक ऊपर बॉक्स में एक दिया गया है इंफॉर्मेशन, इसको भी हम देख लेते हैं कि ज़ाफ़रान का फूल एक कुदरती थर्मोमीटर है। जब टेम्परेचर सही तौर पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ये खिल उठता है और जब टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरता है तो ये बंद हो जाता है।
यानी अल्लाह ताला ने कुदरत में कैसी एक मिसाल रखी है ज़फ़रान के फूल में, जो कि एक कुदरती थर्मामीटर है। जिस वक्त इसका फूल खिलेगा तो आप थर्मामीटर देखे बगैर ही भी टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर खिलता है। अगर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से वो कम हो जाए टेम्परेचर, तो जो इसकी फूल की पत्तियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं। नीचे हरारत की डेफिनेशन दी गई है कि हरारत एनर्जी की एक शक्ल है जो बाहमी तौर पर मुतसिल दो अजसाम में टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से मुंतकिल होती है। यानी हरारत एनर्जी की एक शक्ल है, तवानाई की एक किस्म है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाहमी तौर पर मुतसिल दो अजसाम, यानी दो जिस्म जो आपस में टच कर रहे हैं, उनमें जो टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से जो मुंतकिल होता है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में, अगर दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है तो फिर कोई भी मुंतकिली नहीं होगी। लेकिन अगर एक बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस सूरत में टेम्परेचर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल होगा। हरारत को सफ़र करती हुई एनर्जी कहा जाता है। एक दफ़ा जब एक जिस्म हरारत जज़ब कर लेता है तो ये इस जिस्म की इंटरनल एनर्जी की शक्ल इख्तियार कर लेती है और हीट एनर्जी के तौर पर इसका वजूद ख़त्म हो जाता है। ये कह रहे हैं कि हरारत अगर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है तो उसको हम तवानाई कहेंगे, लेकिन अगर जब एक जिस्म में वो जज़ब हो गई है तो उसका एक स्टेबल टेम्परेचर कायम हो गया है, तो उस वक्त वो उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी कहलाएगी कि उसकी अंदरूनी तवानाई है। ये एक जिस्म की इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? किसी जिस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के मजमूआ को उसकी इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। एक जिस्म की इंटरनल एनर्जी का इन्हिसार मुतअद्दिद अवामल पर होता है। मिसाल के तौर पर किसी जिस्म का मैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह। किसी एटम या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उसकी मोशन की वजह से होती है, जिसका इन्हिसार टेम्परेचर पर है। एटम्स या मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के दरमियान बाहमी कशिश की फोर्सेस की वजह से स्टोर होने वाली एनर्जी पर है। जो भी टेम्परेचर में मूवमेंट हो रही है, मुंतकिली हो रही है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। और जो स्टोरेज हो गई है आपकी बॉडी के अंदर, एक स्टेबल टेम्परेचर कायम हो गया है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होगी। और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों मिला के इंटरनल एनर्जी कहलाती हैं। आगे आपका टॉपिक है थर्मोमीटर। किसी जिस्म के टेम्परेचर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला थर्मोमीटर कहलाता है। कुछ अशिया ऐसी खसूसियत की हामिल होती हैं जो टेम्परेचर के साथ तब्दील होती हैं। वो अशिया जिनमें टेम्परेचर के साथ तब्दीली आती है थर्मोमीटर के मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अशिया गर्म करने पर फैलती हैं, कुछ अपना रंग तब्दील करती हैं, कुछ की इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तब्दील होती है वगैरह। करीबन तमाम अशिया गर्म करने पर फैलती हैं। मायात यानी लिक्विड्स गर्म करने पर फैलते हैं। ये भी थर्मोमीटर के मटीरियल के तौर पर मौजू हैं। आप में से हर एक ने थर्मोमीटर देखा होगा। थर्मोमीटर की आजकल तो मुख्तलिफ टाइप्स ही आ गई हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेकअप के लिए सबसे पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर के ज़रिए ही चेक किया जाता है। थर्मोमीटर ऐसे मटेरियल से बना होता है कि यहाँ पे उन्होंने 3 उसकी खसूसियात दी गई हैं। इन 3 खसूसियात में से कम एक खसूसियत उसमें मौजूद होनी चाहिए। आम इस्तेमाल में आने वाले थर्मोमीटर्स में मुनासिब माया शय को थर्मोमीटर के मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करके बनाया जाता है। एक थर्मोमीटर में इस्तेमाल होने वाला माया मंदरजा झैल खसूसियात का हामिल होना चाहिए। जो आपने आम थर्मोमीटर देखा होगा जो शीशे का बना होता है, तो उसके अंदर एक माया लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बयान किया है कि थर्मोमीटर में इस्तेमाल होने वाला माया या लिक्विड में मंदरजा झैल खसूसियात होनी चाहिए, तब आप उसको थर्मोमीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं कि ये नज़र आना चाहिए, जो लिक्विड है ये यकसां हरारती फैलाव रखता हो, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। ये गिलास को गीला ना करने वाला होना चाहिए। ये हरारत का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। ये कम हरारत मखसूसा रखने वाला होना चाहिए। गिलास में माया वाला थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। गिलास में माया वाले थर्मोमीटर में एक यकसां और बारीक सुराख वाली लंबी कैपिलरी ट्यूब के सिरे पर बल्ब होता है, जैसा कि शक्ल 8.4 में दिखाया गया है कि इसके बाईं तरफ लिखा हो गया है एक मरकरी बल्ब
और सेंटर में लिखा हुआ है मर्करी कॉलम, टेम्परेचर स्केल दी गई है और ग्लास ट्यूब दी गई है। थर्मोमीटर के बल्ब में कोई मुनासिब माया भर दिया जाता है। जब बल्ब किसी गर्म जिस्म के साथ मस करता है तो उसमें मौजूद माया फैलता है और उसका लेवल ट्यूब में ऊपर चढ़ता है। थर्मोमीटर के ग्लास की ट्यूब मोटी होती है और सिलेंडर नुमा लेंस के तौर पर काम करती है। इसकी वजह से ग्लास ट्यूब में माया का लेवल आसानी से देखा जा सकता है। मरकरी -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है और 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलता है। ये ऊपर दी गई तमाम थर्मोमीटर की खुसूसियात रखता है। इसलिए ग्लास में माया वाले आम थर्मोमीटर्स में आम मरकरी मुनासिब तरीन मायात में से एक है। ग्लास में मरकरी वाले थर्मोमीटर लेबॉर्ट्रीज, अस्पतालों और घरों में -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए वसी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हमारे घरों, अस्पतालों में जितने भी थर्मोमीटर हैं उन सब में मरकरी यूज़ होता है। इसके अलावा बीपी अपरेटस जो होता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, उसमें भी जो उसका स्केल होता है उसमें भी मरकरी यूज़ किया जाता है। और इसकी यहाँ पे रेटिंग दी गई है कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर ये सही तरह से मेजर कर सकता है, पैमाइश कर सकता है। आगे है अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट। थर्मोमीटर की ट्यूब पर एक स्केल कंधा कर दिया जाता है। इस स्केल पर 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। लोअर फिक्स्ड पॉइंट थर्मोमीटर में मरकरी की इस पोजीशन को ज़ाहिर करता है जिस पर बर्फ़ पिघलती है। बर्फ़ आपकी पिघलती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। लोअर का सबसे निचला जो उसका फिक्स्ड पॉइंट होगा। इसी तरह अपर फिक्स्ड पॉइंट थर्मोमीटर में मरकरी की उस पोजीशन को ज़ाहिर करता है जिस पर पानी खोलता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है, तो ये उसकी ऊपर वाला पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट उसका होगा, जो कि आप थर्मोमीटर में देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें बाएं तरफ तो ये 0 से उसकी स्केल शुरू हो रही है और दाएं तरफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है। तो 0 इसका लोअर फिक्स पॉइंट होगा और 100 उसका अपर फिक्स पॉइंट होगा। मरकरी का अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे जो स्केल हमने बनाई हुई है, स्केल हम पानी के मुताबिक ले रहे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका टेम्परेचर के स्केल्स। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमीटर की स्केल पर निशानात लगा दिए जाते हैं। थर्मोमीटर के बल्ब से मस करते हुए जिस्म का टेम्परेचर इस स्केल पर पढ़ा जा सकता है। आमतौर पर टेम्परेचर के 3 स्केल इस्तेमाल होते हैं, जो ये हैं, जो कि है सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा है केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल पर लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट्स के दरमियानी फासला को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जैसा कि शक्ल 8.5 ए में दिखाया गया है। यहाँ साथ शक्ल 8.5 में 3 थर्मोमीटर दिखाए गए हैं, जो कि पहला है सेल्सियस स्केल और दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन स्केल दिखाया गया है। फ़ारेनहाइट स्केल पर दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स के दरमियानी वक्फा को 180 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कंधा कर दिया जाता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। सिस्टम एसआई में टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है और इस स्केल को केल्विन स्केल कहा जाता है, जैसा कि शक्ल 8.5 सी में दिखाया गया है। केल्विन स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट्स और अपर फिक्स पॉइंट्स के दरमियानी वक्फा को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पास टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तब्दीली 1 केल्विन की तब्दीली के बराबर होती है। इस स्केल पर लोअर फिक्स पॉइंट 273 केल्विन है, जबकि अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन है। इस स्केल पर ज़ीरो टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है और ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यानी जो आपका सेंटीग्रेड स्केल है ये 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वैल्यू को मेजर करता है, और जो फ़ारेनहाइट है इसकी वैल्यू 32 से स्टार्ट होती है और 212 तक हाईएस्ट इसका पॉइंट जाता है। और केल्विन स्केल 273 से शुरू होकर 373 हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है। यानी तीनों जितने भी आपके टेम्परेचर फाइंड करने के लिए थर्मोमीटर हैं, इन तीनों की वैल्यूज़ जो स्केल है वो डिफरेंट है, और ये तीनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं वो आप आगे हम देखेंगे। टेम्परेचर स्केल्स की बामी तब्दीली। सेल्सियस से केल्विन स्केल में तब्दीली।
यानी अगर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है टेम्परेचर, अगर आप उसको केल्विन में चेंज करना चाहें तो आपको नीचे दिए गए फार्मूले के जरिए आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा टी के शो कर है केल्विन को इक्वल टू 273 प्लस सी आपका डिग्री सेंटीग्रेड होगा जो कि टेम्परेचर दिया गया होगा। मिसाल 8.1 में देखते हैं कि सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो उसको केल्विन में कैसे इन्होंने कन्वर्ट किया है। 273 प्लस सी की जगह इन्होंने +20 लिख दिया है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 293 केल्विन। यानी कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका थर्मामीटर है उस पर अगर वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है, तो यही 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप केल्विन स्केल के साथ मेजर करें तो वहाँ पे ये वैल्यू शो करेगा 293 केल्विन। जहाँ 7 मालूमाती बॉक्स में मुख्तलिफ़ चीज़ों के टेम्परेचर दिए गए हैं, जैसे कि सूरज का टेम्परेचर दिया गया है, सूरज की सतह पर टेम्परेचर कितना है, इलेक्ट्रिक लैंप गैस लैंप का, खोलते हुए पानी का, इंसानी जिस्म का जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, बर्फ़ का दिया गया है, और फ्रीज़र में बर्फ़, यानी बर्फ़ वैसे जो नॉर्मल उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जमना शुरू हो जाती है, फ्रीज़ करना शुरू हो जाती है, लेकिन आपके फ्रीज़र में पड़ी हुई बर्फ़ उसका टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और जो माया ऑक्सीजन है वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होगा। आगे है केल्विन से सेल्सियस स्केल में तब्दीली। ऊपर हमने फार्मूला देखा था, अगर वैल्यू दी गई हो सेंटीग्रेड में तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अब अगर केल्विन में वैल्यू दी गई हो तो उसको सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए ये फार्मूला दिया गया है C = T - 273। नीचे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि 300 केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में तब्दील करें। आपने 300 केल्विन जहाँ पे दिया गया है ऊपर वाले फार्मूले में आप इसको पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 300 - 273, तो C सेंटीग्रेड आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ पे आप जो भी फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसके साथ आपने यूनिट उसी की देनी होगी। जहाँ पे आप सेंटीग्रेड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ पे ऊपर आप केल्विन निकाल रहे थे तो साथ आपने K लिखना है, कैपिटल K। नीचे है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दीली। चूँकि सेल्सियस स्केल पर 100 दर्जे फ़ारेनहाइट स्केल पर 180 दर्जों के बराबर होते हैं, इसलिए सेल्सियस स्केल पर हर दर्जा फ़ारेनहाइट स्केल पर 1.8 दर्जों के बराबर होता है। अलावा अज़ीम सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। पास फ़ारेनहाइट का फार्मूला आ जाएगा F = 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32। यानी आपके पास अगर वैल्यू सेंटीग्रेड में दी गई हो और आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये फार्मूला वहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे इस फार्मूला को बनाने के लिए उन्होंने एक वजह बयान की है कि सेल्सियस स्केल पर आपके 100 दर्जे होते हैं, 100 दर्जे होते हैं 0 से 100 तक, और फ़ारेनहाइट पे होते हैं 32 से लेकर 212 तक। तो वहाँ पे 100 है, जहाँ पे 180 है, तो वहाँ का 1 डिग्री और वहाँ यहाँ का 1.8 फ़ारेनहाइट, ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं। और फ़ारेनहाइट स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो 32 है, तो यहाँ पे इसलिए हमने फार्मूले में 32 + 32 किया हुआ है। तो यहाँ पे आगे एग्जांपल दी गई है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, तो यही वैल्यू आप फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे है फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में तब्दीली। ऊपर हमने किया था डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया हो तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी ये है फ़ारेनहाइट में अगर वैल्यू दी गई हो तो उसको सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 100 फ़ारेनहाइट दिए गए हैं तो उसको उसी फार्मूले में अगर आप पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है C = 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऊपर दिए गए फार्मूले से मैं अगर चेंजिंग करें तो आपके पास फार्मूला आ जाता है C = F - 32 / 1.8। तो दिए गए फार्मूले से जो मैंने लिखा है तो इसमें वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है मखसूस हरारती गुंजाइश, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आमतौर पर एक जिस्म को गर्म करने पर उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जिस्म के टेम्परेचर में होने वाला इजाफा उसकी जज़ब करदा हरारत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात भी मुशाहिदे में आई है कि किसी जिस्म के टेम्परेचर में इजाफा डेल्टा टी यहाँ पे चेंज को ज़ाहिर कर रहा है।
के लिए दरकार हरारत डेल्टा क्यू जिस्म के मैस m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो लिहाजा डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास आ जाएगा मैस मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। यानी इसका मतलब है कि किसी जिस्म को आप जितना गर्म करेंगे, जितना उसके हीट अप करेंगे, तो उतना ही उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से गर्म चीज़ को अगर आप ठंडा करें, जितना आप किसी बॉडी को ठंडा करते जाएंगे उतना ही उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन आपस में डायरेक्टली है। अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली का साइन यहाँ पे ख़त्म कर दें तो आपके पास कंस्टेंट सी यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास 8.4 मसावात आ जाएगी। डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा क्यू जिस्म की जज़ब करदा हरारत की मिकदार है और सी तनासब कांस्टेंट है। इसे मखसूस हरारती गुंजाइश या सिर्फ हरारत मखसूसा कहते हैं। किसी शय की हरारत मखसूसा की तारीफ़ यूँ की जाती है कि किसी जिस्म की हरारत मखसूसा हरारत की वो मिकदार है जो उसके 1 किलोग्राम मैस में 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली लाने के लिए दरकार होती है। यानी अगर मैस उसका किसी चीज़ का अगर मैस 1 किलोग्राम है तो उसको आप कितना उसे हीट अप करेंगे, कितनी उसे हरारत दी जाए कि वो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन ज़्यादा हो जाए, तो वो हरारत आपकी कहलाएगी हरारत मखसूसा या हरारती गुंजाइश। आगे मसावात 8.4 की रूह से सी की वैल्यू उन्होंने निकाली हुई है। सी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। ऊपर वाली मसावात में एम डेल्टा टी दूसरी साइड पे चले जाएंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाती है। ऐसा ही यूनिट्स में मैस एम की पैमाइश किलोग्राम में की जाती है, हरारत डेल्टा क्यू की पैमाइश जूल में की जाती है और टेम्परेचर में इजाफा डेल्टा टी को केल्विन में मापा जाता है। तो ऐसा यूनिट हरारत मखसूसा की क्या आ जाएगी, जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पे साथ एक टेबल दिया गया है जहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हरारत मखसूसा वो दी गई है। पानी की बड़ी मखसूस हरारती गुंजाइश की अहमियत। पानी की हरारत मखसूसा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है और खुश्क मिट्टी की हरारत मखसूसा 800 जूल पर केजी पर केल्विन है। यही वजह है कि यकसां मकदार में हरारत मुहैया करने पर खुश्की का टेम्परेचर पानी की टेम्परेचर के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ता है। पास से मौसम गर्मा से मौसम सरमा तक समुंदर के नज़दीकी इलाकों में दूर के इलाकों की निस्बत टेम्परेचर में बहुत मामूली नौइयत की तब्दीलियाँ आती हैं। यानी कि किसी एरिया का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी पे उसका असर इतना ज़्यादा नहीं होता। यानी खुश्क इलाकों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में, तो वहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन यही अगर आप कोई समुद्री इलाके में चले जाएं जिनके पास समुंदर है, जैसे हमारा कराची का इलाका है, तो वहाँ पे अगर गर्मी ज़्यादा भी होती है तो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे पानी है और पानी की हरारत मखसूसा मिट्टी से ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ के इलाकों का टेम्परेचर मुतदिल रहता है। पानी की हरारत मखसूसा सबसे ज़्यादा है, इस वजह से ये थर्मल एनर्जी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तरसील के लिए बहुत कारआमद है। यानी थर्मल एनर्जी जो हीट एनर्जी है आपकी, उसको ज़ख़ीरा करने और तरसील एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिली के लिए जो पानी है ये बहुत कारआमद होता है। गाड़ियों के कूलिंग सिस्टम में गैर ज़रूरी थर्मल एनर्जी के अखराज के लिए पानी इस्तेमाल होता है। एक ऑटोमोबाइल के इंजन में बड़ी मिकदार में थर्मल एनर्जी पैदा होती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अगर ऑटोमोबाइल के इंजन को ठंडा ना किया जाए तो यह वर्क करने से रुक सकता है। जो कि आपके गाड़ियों में इंजन लगे होते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। इंजन के गिर्द गर्दिश करता हुआ पानी, जैसा कि शक्ल में तीर के निशानात से दिखाया गया है, उसके टेम्परेचर को बरकरार रखता है। पानी इंजन की गैर ज़रूरी थर्मल एनर्जी को जज़ब कर लेता है और रेडिएटर के ज़रिए खारिज कर देता है। यहाँ शक्ल में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला कूलिंग सिस्टम दिखाया गया है। आगे है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, जैसा कि शक्ल 8.7 में दिखाया गया है। थर्मल एनर्जी को पाइपों के ज़रिए बॉयलर से रेडिएटर तक ले जाने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल होता है। ये रेडिएटर घरों के अंदर मुनासिब जगहों पर लगाए जाते हैं। यानी कि जो आपका पानी है इसका हरारत मखसूसा ज़्यादा है, इसकी इसी खसूसियत की वजह से कूलिंग सिस्टम और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। आगे है मिसाल 8.5 के एक बर्तन में मौजूद 2.5 लीटर पानी है जिसका टेम्परेचर
20 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी को उबालने के लिए हरारत की कितनी मिकदार दरकार है। यहाँ पे पानी का वॉल्यूम दिया गया है कि जो कि 2.5 लीटर है। 1 लीटर पानी का मैस 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, तो इसको अगर वॉल्यूम को मैस में हम लिखें तो आपका मैस आ जाएगा 2.5 kg। पानी की हरारती मखसूसा यहाँ पे मिसाल में नहीं दी गई, तो ये आपको ज़बानी याद करनी होगी, जो कि वैल्यू होती है 4200। आगे यहाँ पे इब्तदाई टेम्परेचर दिया गया है T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 क्या होगा आखिरी टेम्परेचर जिस पे पानी बॉयल होता है। ये तो आपको पता होगा, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर उबलता है, तो ये वैल्यू आप इसको एज आ आखिरी टेम्परेचर ले लेंगे, जो कि है T2 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आप टेम्परेचर में इजाफा कितना हुआ है 20 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे फार्मूला होता है टेम्परेचर में इजाफा डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर केल्विन में आप इसे लिखें तो वो आ जाएगा 80 केल्विन। अच्छा, यहाँ पे जब आप इसको माइनस करते हैं टेम्परेचर में इजाफे को, तो हमेशा आपने फाइनल वैल्यू जो होती है आखिरी वैल्यू वो पहले लिखी जाती है, और माइनस इब्तदाई वैल्यू वो लिखी जाती है। आपके पास फार्मूला था हरारत का Q इक्वल टू CM डेल्टा टी। यहाँ पे आप तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपके पास Q की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 8,40,000 जूल या 840 किलो जूल। अगला टॉपिक है आपका हरारती गुंजाइश। कोई जिस्म कितनी हरारत जज़ब कर सकता है, इस बात का इन्हिसार बहुत से अवामल पर होता है। नीचे डेफिनेशन है कि किसी जिस्म की हरारती गुंजाइश उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन इजाफा के लिए जज़ब करदा थर्मल एनर्जी की मिकदार होती है। बस अगर एक जिस्म का टेम्परेचर हरारत की मिकदार डेल्टा क्यू मुहैया करने पर डेल्टा टी की मिकदार से बढ़ता है, तो उसकी हरारती गुंजाइश डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होगी। तो हरारती गुंजाइश इक्वल टू आ जाएगी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की आपके पास वैल्यू होती है MC डेल्टा टी, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो डेल्टा टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास फाइनल जो मसावात इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी हरारती गुंजाइश इक्वल टू MC। मसावात 8.6 से ज़ाहिर होता है कि किसी जिस्म की हरारती गुंजाइश इस जिस्म के मैस और उसकी मखसूस हरारती गुंजाइश के असल ज़र्ब के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर 5 किलोग्राम पानी की हरारती गुंजाइश 4200 kg है, जो कि आती है 21,000 जूल पर केल्विन। इसका मतलब है कि 21,000 जूल के बराबर हरारत 5 kg पानी के टेम्परेचर में 1 केल्विन इजाफे के लिए दरकार है। लिहाजा जितनी किसी शय की मिकदार ज़्यादा होती है, इतनी ही उसकी हरारती गुंजाइश भी ज़्यादा होती है। यानी जितना किसी चीज़ का वॉल्यूम या उसका मैस ज़्यादा होता जाएगा, तो इतना ही ज़्यादा वो चीज़ अपने अंदर हरारत जज़ब करेगी। इसका मतलब है कि किसी चीज़ का जितना वॉल्यूम या उसका मैस ज़्यादा होगा, उतनी ही हरारत ज़्यादा चाहिए होगी हमें उसका टेम्परेचर 1 केल्विन ज़्यादा करने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है कि अगर 5 kg था तो उसके लिए 21,000 जूल चाहिए था। अगर 10 kg होता तो उसके लिए तो आपको 42,000 जूल हरारत चाहिए होती। अगला टॉपिक है हालत की तब्दीली, चेंज ऑफ स्टेट। मादा को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। ऐसी तब्दीली के वाक़या होने के लिए किसी शय को थर्मल एनर्जी मुहैया की जाती है या इससे खारिज की जाती है। यानी कि या तो हरारत उसको मुहैया की जाएगी या हरारत उसमें से खारिज होगी। यहाँ डायग्राम में माया की जो 3 अक़साम हैं उनका बताया गया है कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे चेंज हो सकते हैं। जैसे कि सेंटर में आपका माया दिखाया गया है, बाईं तरफ ठोस और दाईं तरफ गैस दी गई है। अगर माया को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें गैस में तो बॉइलिंग के ज़रिए वो कन्वर्ट होगी, और गैस को अगर माया में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू वो माया में कन्वर्ट होगी। इसी तरीके से अगर माया को ठोस में कन्वर्ट करना चाहें तो फ्रीज़ करना होगा माया को, और ठोस को अगर माया में कन्वर्ट करना है तो मेल्ट किया जाएगा। और जहाँ पे रेड एरो के साथ आपको दिखाया गया है कि जहाँ पे थर्मल एनर्जी यूज़ हो रही है, या तो थर्मल एनर्जी इन प्रोसेस के में खारिज हो रही है या जज़ब हो रही है। हासिल करदा का मतलब है वो अब्ज़ॉर्ब हो रही है, जज़ब हो रही है, और खारिज करदा का मतलब है उसमें से रिलीज़ हो रही है। नीचे एक सरगर्मी दी गई है कि एक बीकर लें और उसे स्टैंड पर रख दें। बीकर में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े डालें और बर्फ़ का टेम्परेचर मापने के लिए बीकर में एक थर्मोमीटर लटका दें। अब बीकर के नीचे एक बर्नर रखें।
बर्नर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री की लैब अगर आपका प्रैक्टिकल हुआ तो वहाँ पे बर्नर यूज़ किए जाते हैं किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए। बर्फ़ और पानी पर मुश्तमिल मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ेगा जब तक कि सारी बर्फ़ पिघल नहीं जाती और हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी हासिल नहीं कर लेते। अगर इस पानी को मज़ीद गर्म किया जाए तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू हो जाती है। जब उसमें आपने उसे बीकर में रखा है, उसे हीट अप किया है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने पिघलना शुरू किया है, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही लगातार रहेगा जब तक वो सारी बर्फ़ पिघल नहीं जाती। जब सारी बर्फ़ पिघल जाएगी तो उसके बाद वो बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाएगा और भाप में चेंज होगा। इसी सारे ग्राफ को यहाँ पे बताया गया है कि पार्ट ए बी खमदार लाइन के इस हिस्से पर बर्फ़ का टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। पार्ट बी सी जब बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है तो बर्फ़ और पानी का मिक्सचर इस टेम्परेचर को बरकरार रखता है जब तक कि सारी बर्फ़ पिघल ना जाए। पार्ट सी डी पानी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। एनर्जी की मुहैया की गई मिकदार पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल होती है। पार्ट डी ई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी खोलना शुरू होता है और भाप में तब्दील हो जाता है। यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कायम रहता है हत्ता कि सारा पानी भाप में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो लाइन दी गई है एक्स एक्सिस में वो वहाँ पे टाइम दिया गया है और जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस वहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है। यहाँ ग्राफ में ए पॉइंट पे -30 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ का टेम्परेचर दिखाया गया है। यानी बर्फ़ का टेम्परेचर स्टार्ट में -30 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब उसे गर्म किया जाता है तो उसने पिघलना शुरू किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कि बी पॉइंट से शो किया गया है। और सारी बर्फ़ को पिघलने में कितना टाइम लगा है T1 से लेकर T2 तक। अगर आप ग्राफ में देखें तो टाइम T1 और T2 के दरमियान जितनी भी बर्फ़ थी वो सारी पानी में तब्दील हो गई है। इसके बाद पॉइंट सी के बाद पानी गर्म होना शुरू होगा और पॉइंट डी पे जाकर जो कि शो किया गया है ग्राफ में, तो वहाँ पे ये पानी खोलना शुरू करेगा और भाप में तब्दील हो जाएगा और आगे पॉइंट डी से लेकर ई तक वो पानी उबलता रहेगा जब तक कि सारा पानी भाप में तब्दील नहीं हो जाता। अगला हमारा टॉपिक है 8.5 पिघलाव की मख्फी हरारत, जिसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब किसी ठोस शय को हरारत मुहैया करके माया हालत में तब्दील किया जाता है तो इस अमल को मेल्टिंग या फ्यूजन कहा जाता है। जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस शय पिघलना शुरू होती है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। इसके बरक्स जब माया को ठंडा किया जाता है तो ये ठोस हालत में तब्दील हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर कोई शय माया हालत से ठोस हालत में तब्दील होती है वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस भी बताया गया है। आगे है मुख्तलिफ अशिया के मेल्टिंग पॉइंट मुख्तलिफ होते हैं, तो हम किसी शय का फ्रीजिंग पॉइंट वही होता है जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नीचे इसकी डेफिनेशन है कि किसी शय के यूनिट मास को उसका टेम्परेचर तब्दील किए बगैर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस से माया हालत में तब्दील करने के लिए दरकार थर्मल एनर्जी को उसकी पिघलाव की मख्फी हरारत कहा जाता है। यानी अगर आप किसी चीज़ को माया में तब्दील कर रहे हैं, लिक्विड में, किसी सॉलिड या ठोस चीज़ को, तो जब तक वो चीज़ कंप्लीट माया में तब्दील नहीं हो जाती तो उस चीज़ को कितनी हरारत चाहिए होगी, कितनी हीट चाहिए होगी, तो वो हीट आपकी कहलाएगी पिघलाव की मख्फी हरारत। इसे HF से ज़ाहिर किया जाता है। HF = डेल्टा QF डिवाइडेड बाई M। M दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा QF आपके पास आ जाएगा MHF। बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील हो जाती है जो कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट है। बर्फ़ की पिघलाव की मख्फी हरारत 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल पर kg है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल हरारत दरकार होती है। इसी टॉपिक को आगे हम एक तजर्बे से समझ सकते हैं कि एक बीकर लें और उसे स्टैंड पर रखें। बीकर में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े डालें और टेम्परेचर मापने के लिए बीकर में एक थर्मामीटर लटकाएं। बीकर के नीचे बर्नर रखें। बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ऊपर ये सारा सेटअप यहाँ पे दिखाया गया है शक्ल में। बर्फ़ और पानी के मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ेगा जब तक सारी बर्फ़ पिघल नहीं जाती।
यानी अगर बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एकदम तो सारी बर्फ़ पिघलेगी नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता हीट अपने अंदर जज़ब करती जाएगी जब तक सारी बर्फ़ पिघल नहीं जाती। और इस दौरान जितनी भी वो हरारत अपने अंदर जज़ब करेगी सारी बर्फ़ को पिघलाने के लिए, तो वो हरारत पिघलाव की मख्फी हरारत कहलाएगी। आगे है कि बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुकम्मल तौर पर पिघल कर पानी में तब्दील होने के लिए जो वक्त लेती है वो नोट करें। बीकर में मौजूद पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुसलसल गर्म करते जाएं, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वक्त नोट करें। जो बीकर में मौजूद पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए लेता है। एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ खींचें जैसा कि शक्ल 8.11 में दिखाया गया है। दिए गए डाटा की मदद से पिघलाव की मख्फी हरारत मालूम करें। फ़र्ज़ करें कि बर्फ़ का मैस m है। ग्राफ से टाइम मालूम करने के लिए बर्फ़ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुकम्मल तौर पर पिघलने के लिए लिया गया वक्त वो कितना हो जाएगा। TF आपके पास आ जाएगा T2 माइनस T1। अगर आप ग्राफ में देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जहाँ पे मिन टाइम दिया गया है तो वहाँ पे 3 वैल्यू दी गई हैं, T1, T2 और T3। तो बर्फ़ ने पिघलना शुरू किया है T1 पे और सारी की सारी पिघल गई है T2 पे। तो जो फाइनल टाइम था आपका T2 और माइनस T1, वो अगर T2 से माइनस T1 करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है TF की, जो कि होती है 3.6 मिनट बनते हैं आपके। वो 4 मिनट था T2 और ये आपका था तकरीबन 0.4 मिनट था। तो ये आप इसको माइनस करें तो आपके पास TF की वैल्यू आ जाती है 3.6। इसी तरह पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए लिया गया वक्त वो आपका आ जाता है T3 माइनस T2। माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 4.6 मिनट। वो भी आप ये वैल्यूज़ आप ग्राफ से ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ग्राफ से देखें तो आपके पास T3 की वैल्यू आ जाती है कोई 8.4 दी गई है और T2 आपकी वैल्यू है 4 पे। T3 से T2 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है T0 या T0 की, जो कि है 4.6 मिनट। आगे पानी की हरारत मखसूसा जो C है वो वैल्यू दी गई है 4200। पानी के टेम्परेचर में इजाफा कितना हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 केल्विन। तो आपके पास फार्मूला होता है डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा T। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें तो आपके पास डेल्टा Q की वैल्यू आ जाती है जो कि m ज़रब 4.2 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल पर kg। आगे टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए हरारत डेल्टा Q मुहैया की जाती है। पास बीकर में मौजूद पानी की जज़ब करदा हरारत है। आगे पानी की हरारत जज़ब करने की शरह दी गई है डेल्टा Q डिवाइडेड बाई T0 या T0 स्मॉल लिखा गया है साथ। तो वक्त TF में जज़ब करदा हरारत TF शो कर रहा है टाइम ऑफ फ्यूजन। ये आपके पास आ जाता है डेल्टा QF इक्वल टू डेल्टा Q मल्टीप्लाई बाई TF डिवाइडेड बाई T0। डेल्टा QF का फार्मूला होता है कि इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई HF। ये डेल्टा QF और ऊपर जो हमने डेल्टा Q निकाला है यहाँ पे M मल्टीप्लाई बाई 4.2। ये इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती हैं M मल्टीप्लाई बाई HF इक्वल टू M ज़रब 4.2 ज़रब 10 की ताकत 5। तो M दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट हो जाता है तो HF की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.2 ज़रब 10 की ताकत 5 और मल्टीप्लाई बाई TF डिवाइडेड बाई T0। TF और T0 की वैल्यू जो हमने ऊपर यहाँ पे निकाली थी 3.6 और 4.6, वो यहाँ पे पुट करें तो आपके पास HF की वैल्यू टोटल आ जाती है 3.29 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल पर kg। मंदरजा बाला तजर्बे से मालूम की गई बर्फ़ की पिघलाव की मख्फी हरारत 3.29 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल पर kg है, जबकि इसकी हकीकी कीमत 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल पर kg है। यानी कि आपने तजर्बा किया है तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू उतनी नहीं आई लेकिन ऑलमोस्ट करीब वैल्यू आ जाती है आपके पास। अगला आपके पास टॉपिक है वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत। वो थी पिघलाव की और ये है वेपोराइजेशन की। जब आपका माया भाप बनना शुरू होता है तो ये उस वक्त जो हरारत वो जज़ब लेता है ताकि सारा पानी या माया भाप में बदल जाए, तो उस हरारत को हम वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत कहेंगे। आगे है जब किसी माया को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हरारत मुहैया की जाती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है।
यानी जैसे अगर पानी की मिसाल लें कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके बॉयल करता है, भाप में चेंज होता है, तो जब तक कि वो सारा भाप में चेंज नहीं हो जाता तो तब तक उसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। किसी माया को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर दी जाने वाली हरारत उसके टेम्परेचर में इजाफा किए बगैर उसकी हालत को माया से गैस में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। बस आगे इसका बॉक्स में डेफिनेशन दी गई है कि हरारत की वो मिकदार जो किसी माया के यूनिट मैस को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर में इजाफा किए बगैर मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करती है, वेपोराइजेशन की मख्वी हरारत कहलाती है। तो इसे हम शो करते हैं एच वी से। एच वी आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड बाई एम। तो डेल्टा क्यू वी आपके पास आ जाएगा एम एच वी। जब पानी को गर्म किया जाता है तो ये मियारी प्रेशर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलता है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है जब तक कि यह मुकम्मल तौर पर भाप में तब्दील नहीं हो जाता। इसकी वेपोराइजेशन की मख्वी हरारत 2.26 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल पर केजी है। यानी पानी के 1 किलोग्राम मैस को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर मुकम्मल तौर पर भाप में तब्दील करने के लिए 2.26 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल हरारत दरकार होगी। यानी ये जो वैल्यू दी गई है ये उसके मैस यानी उसका मैस 1 kg है। अगर मैस ज़्यादा हो आप कर दें तो ज़ाहिर बात है हरारत भी ज़्यादा आपको दरकार होगी। आगे नीचे टेबल में मुख्तलिफ़ चीज़ों की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, पिघलाव की मख्वी हरारत और वेपोराइजेशन की मख्वी हरारत दी गई है, जैसे कि एलुमिनियम, कापर, डिफरेंट। और नीचे सबसे नीचे पानी की दी गई है जो कि आप देख सकते हैं कि 0 पे वो मेल्ट होती है और 100 उसका बॉइलिंग पॉइंट है। पिघलाव की मख्वी हरारत इसकी 336 है और वेपोराइजेशन की मख्वी हरारत इसकी 2260 किलो जूल पर केजी है। नीचे इसी चीज़ को समझने के लिए तजर्बा 8.2 दिया गया है कि तजर्बा 8.1 के अख्तिताम पर बीकर के अंदर खोलता हुआ पानी होता है। पानी को गर्म करने का अमल जारी रखें ताकि सारा पानी भाप में तब्दील हो जाए। वक्त नोट करें जो बीकर में मौजूद पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुकम्मल तौर पर भाप में तब्दील होने के लिए लेता है। यहाँ पे वही ग्राफ इन्होंने यहाँ पे शो किया गया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो टाइम था T3 उसके बाद जो लाइन है उसको लंबा करके दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। टेम्परेचर टाइम ग्राफ को मज़ीद बढ़ाएं जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। दिए गए डाटे से बर्फ़ के पिघलाव की मख्वी हरारत मालूम करें। बर्फ़ का मैस दिया गया है इक्वल टू m और पानी के 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए दरकार वक्त था T0 इक्वल टू T3 माइनस T2 जो कि आ जाता था 4.6 मिनट, जो कि हमने ऊपर भी निकाला था और आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसी ग्राफ की मदद से। T2 की वैल्यू यहाँ पे 10.4 है और T2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो वो अगर आप निकालें तो आपके पास 4.6 आ जाता है। पानी के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुकम्मल तौर पर भाप में तब्दील होने के लिए दरकार वक्त TV वी शो कर रहा है वेपोराइजेशन को। वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी T4 माइनस T3 जो कि आती है 24.4 मिनट। यहाँ पर ऊपर अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे एक T4 भी दिया गया है। T4 की वैल्यू यहाँ पे आती है, ग्राफ से देखें तो 32.6 दी गई है और यहाँ पे T3 वैल्यू थी आपके पास 4.4। यहाँ पे पानी ने उबलना शुरू किया था और पानी भाप में तब्दील हो रहा था और सारा पानी जब तक तब्दील नहीं होता तो उसने कितना टाइम लिया है T3 से लेकर T4 तक। इसके बाद सारा पानी भाप में तब्दील हो गया है, तो ये टाइम हमने यहाँ ग्राफ से ले लिया है जो कि आपके पास आ जाता था 24.4। आगे पानी की हरारत मखसूसा होती है 4200 और पानी के टेम्परेचर में इजाफा दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 केल्विन। वही फार्मूला जो आपने ऊपर यूज़ किए थे वहाँ पे यहाँ पे भी यूज़ करने हैं। डेल्टा क्यू आ जाएगा इक्वल टू MC डेल्टा T। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है M मल्टीप्लाई बाई 4.2 ज़रब 10 की ताकत 5। अगर बर्नर पानी को T0 या T0 वक्त में इसके टेम्परेचर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा करने के लिए हरारत डेल्टा क्यू मुहैया करता है। बस जिस शरह से बीकर ने हरारत जज़ब की वो नीचे दी गई है, वो आ जाती है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई T0। टाइम TV में जज़ब करदा हरारत यानी उस ख़ास टाइम के दौरान जो उसने हरारत जज़ब की है वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई बाई TV डिवाइडेड बाई T0। एक ये आपके पास मसवात आ गई है
और एक नीचे डेल्टा क्यू वी आपके पास इक्वल होता है एम ज़रब एच वी। डेल्टा क्यू वी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई एच वी, जो कि आपने ऊपर पढ़ी है इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन और यहाँ पे जो ऊपर आपने वैल्यू निकाली है ये इक्वेशन, इन दोनों को इकट्ठा लिखें, एक लेफ़्ट साइड पे लिख लो, एक राइट साइड पे लिख लो, तो आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एम और एम दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और एच वी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4.2 ज़रब 10 की ताकत 5 ज़रब टी वी डिवाइडेड बाई टी नॉट। तो यहाँ पे वैल्यू टाइम की आप दोनों टाइम जो दिए गए हैं वो यहाँ पे पुट करें और मल्टीप्लाई करें सॉल्व करके, तो आपके पास एच वी आ जाता है 2.23 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल पर केजी। ये वो वैल्यू है जो आपने तजर्बे से मालूम की है, जबकि इसकी हकीकी वैल्यू है 2.26 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल पर केजी। अगला टॉपिक है 8.7 दी एवोपोरेशन। एक प्लेट में कुछ पानी लें, पानी कुछ देर बाद गायब हो जाएगा। ये इसलिए है कि पानी के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तेज़ रफ्तार मॉलिक्यूल्स पानी की सतह से बाहर निकल जाते हैं और फ़ज़ा में चले जाते हैं। इसे एवोपोरेशन कहा जाता है। इसी एवोपोरेशन की वजह से अगर पानी कहीं पे गिर जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो सूख जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं, कि अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हर वक्त एक हरकत करते रहते हैं। अगर आप पानी का आधा ग्लास लें तो उसे टेबल में रख दें, तो कुछ टाइम के बाद अगर आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद वो पानी की सतह कम हुई होती है, हालांकि किसी ने यूज़ भी नहीं किया फिर भी वो कम हो जाता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि उसके पानी के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पानी एवेपोरेट होता जाता है और भाप में तब्दील हो जाता है। जितना टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इतना जल्दी वो पानी ज़्यादा एवेपोरेट होगा, भाप में तब्दील होता है। आगे नीचे इसकी डेफिनेशन दी गई है कि एक माया की सतह से उसे गर्म किए बगैर माया का बुखारात में तब्दील होना एवपोरेशन कहलाता है। यानी कोई भी लिक्विड है उसे गर्म किए बगैर, यानी चूल्हे पे रखे बगैर अगर वो बुखारात में चेंज हो जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो इस अमल को आप एवपोरेशन कहेंगे। बॉइलिंग के बरक्स एवपोरेशन का अमल हर टेम्परेचर पर जारी रहता है, लेकिन ये अमल सिर्फ माया की सतह से हो रहा होता है, जबकि वेपोराइजेशन का अमल एक मुकर्रर टेम्परेचर पर वकूफ़-पज़ीर होता है, जो इस माया का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट पर एक माया न सिर्फ सतह से बुखारात में तब्दील हो रहा होता है, बल्कि माया के अंदर से भी ऐसा हो रहा होता है। ये बुखारात बुलबुलों की शक्ल में खोलते हुए माया से बाहर आते हैं, जो माया की सतह पर पहुंचने पर टूट जाते हैं। यहाँ पे बॉइलिंग और एवोपोरेशन का डिफरेंस बताया गया है। जो बॉइलिंग का अमल है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके स्टार्ट होता है, अगर पानी की हम एग्जांपल लें, लेकिन जो वेपोराइजेशन है ये हर टेम्परेचर पर जारी रहता है। यानी रूम टेम्परेचर भी हो, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ एवोपोरेट होती रहती है, जो भी माया होगा। और इसके अलावा जो एवोपोराइजेशन का अमल है, जो सतह पे होंगे मॉलिक्यूल्स पानी के, ये वही सिर्फ मॉलिक्यूल्स भाप में तब्दील होंगे। लेकिन बॉइलिंग के दौरान ये होता है जो पानी के अंदर या नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एवोपोरेट होते हैं। एवोपोरेशन का अमल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम किरदार अदा करता है। गीले कपड़ों को जब फैला दिया जाता है तो वो जल्द खुश्क हो जाते हैं। एवोपोरेशन ठंडक का सबब बनती है। ऐसा क्यों होता है? एवोपोरेशन के अमल के दौरान तेज़ रफ्तार मॉलिक्यूल्स माया की सतह से बाहर निकल जाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है माया में रह जाते हैं। इस तरह माया के मॉलिक्यूल्स की औसत काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। चूँकि किसी जिस्म के टेम्परेचर का इन्हिसार उसके मॉलिक्यूल्स की औसत काइनेटिक एनर्जी पर होता है, इसलिए माया के टेम्परेचर में कमी वाक़या हो जाती है। पसीने के बुखारात में तब्दीली हमारे जिस्म को ठंडा करने में मदद देती है। माया की सतह से एवोपोरेशन का अमल हर टेम्परेचर पर जारी रहता है। एवोपोरेशन के अमल की शरह का इन्हिसार मंदरजा झैल अवामल पर होता है। टेम्परेचर ज़्यादा बुलंद टेम्परेचर पर एक माया के ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स तेज़ रफ्तारी से हरकत करते हैं, लिहाजा ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स उसकी सतह से बाहर निकल रहे होते हैं। इसलिए एवोपोरेशन कम टेम्परेचर के बेनिस्बत बुलंद टेम्परेचर पर तेज़ तर होता है। गीले कपड़े गर्मियों में सर्दियों की बेनिस्बत जल्द क्यों सूख जाते हैं? इसी वजह से, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उस वक्त जो पानी है ज़्यादा जल्दी एवोपोरेट हो रहा होता है।
बल्कि सर्दियों में एवपोरेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। सतह का रकबा या सरफेस एरिया, किसी माया की सतह का रकबा जितना ज़्यादा होता है उतनी ही ज़्यादा तादाद में मालिक्यूल्स उसकी सतह से बाहर निकल रहे होते हैं। इसी वजह से जब पानी को बड़े रकबे पर फैला दिया जाए तो पानी ज़्यादा तेज़ी से बुखारात में तब्दील होता है, यानी उसका सतह का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एवपोरेशन का अमल ज़्यादा तेज़ होगा। आगे है हवा, विंड। किसी माया की सतह के ऊपर चलती हुई तेज़ हवा माया के इन मॉलिक्यूल्स को बहाकर ले जाती है जो इस वक्त माया की सतह से बाहर निकल रहे होते हैं। इस तरह हवा इन मॉलिक्यूल्स की माया में दोबारा वापसी को रोकती है। इस तरह से माया की सतह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने का मौका मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कपड़े तार पे रखे हुए हैं सुखाने के लिए, तो अगर हवा तेज़ हो तो वो जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट है माया की नोयत, नेचर ऑफ द लिक्विड। क्या पानी और स्पिरिट एक ही शरह से एवोपोरेट होते हैं? माया के एवोपोरेट होने की शरह मुख्तलिफ होती है। अपनी हथेली पर ईथर या स्पिरिट के चंद कतरे डालें। ये तेज़ी से बुखारात बनकर उड़ जाते हैं। आप ठंडक महसूस करते हैं। क्यों? यानी जो भी आप लिक्विड लेंगे उसी के हिसाब से वो एवोपोरेशन का अमल होगा। अगर पानी आप लें और एक तरफ आप स्पिरिट लें तो स्पिरिट जो है वो ज़्यादा जल्दी से सूख जाता है, वो जल्दी एवोपोरेट हो जाता है बजाय पानी के। इस अमल में जब आप ईथर या स्पिरिट अपने हाथ पर डालें तो आपके हाथों में से हरारत या हीट रिलीज़ होती है, वहाँ से खारिज होकर ईथर या स्पिरिट के अंदर जज़ब होती है। इस वहाँ से आपके हाथों से खारिज होकर जब ईथर के अंदर जज़ब होती है तो ईथर बुखारात बनकर उड़ जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। तो इस अमल की वजह से आप अपने हाथों में ठंडक महसूस करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 8.8 हरारती फैलाव या थर्मल एक्सपेंशन। ठोस, माया और गैसेस में अक्सर अशिया गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। इनके हरारती फैलाव या सिकुड़ाव आमतौर पर बहुत कम होते हैं और मुशाहदे में नहीं आते। ताहम ये फैलाव और सिकुड़ाव हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम होते हैं। यानी कोई भी चीज़ हो, जब आप ठोस, माया, गैसेस में से मैटर की कोई भी उसकी हालत हो, उसको आप गर्म करते हैं तो वो चीज़ एक फैलती है, और ठंडा करें तो वो सिकुड़ती है। जो उसका एरिया है वो कम हो जाता है, या उसका वॉल्यूम होगा तो वो भी कम हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी है कि लोहे की अगर कोई चीज़ अगर हम उसे गर्म करते हैं तो वो फैलती है। उसके अंदर जो एटम्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसके लंबाई में भी इजाफा होता है। इसीलिए अगर किसी गैस को अगर आप हीट अप करें, उसे गर्म करें, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से फैल जाते हैं और उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और इसी की तरह अगर उसको हम ठंडा करें इन चीज़ों को, तो उनके जो काइनेटिक एनर्जी है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, वो कम हो जाती है। किसी जिस्म के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उसके टेम्परेचर पर मुनहसर होती है। एक ठोस शय के मॉलिक्यूल्स कम टेम्परेचर के मुकाबले में ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। वही जो चीज़ अभी हमने बयान की है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। बस गर्म करने पर किसी चीज़ के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे जैसे किसी जिस्म के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाता है, वो ज़्यादा दूर तक एक दूसरे को धकेलते हैं। इस तरह शय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में इजाफा होता है। यहाँ पे आप शक्ल में देख भी सकते हैं, जो साथ शक्ल 8.4 में है। नीचे कम टेम्परेचर पर एम्पलीट्यूड दिखाया गया है जो कि ब्लू आपके डायग्राम में, और नीचे ज़्यादा टेम्परेचर पर उनके दरमियान जो एटम्स के दरमियान फासला है वो भी ज़्यादा हो गया है। तो उसका अगर उजम देखें आप, उसका वॉल्यूम वो भी यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। इसी वजह से जब हम कोई चीज़ गर्म करते हैं तो उसका लंबाई या मोटाई, चौड़ाई में इजाफा भी होता है और उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है। आगे है ठोस अजसाम में तूली हरारती फैलाव, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। यहाँ पे अगर लीनियर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है हम किसी एक चीज़ को ले रहे हैं और यहाँ पे बात हो रही है लंबाई की। जब हम उसे किसी चीज़ को, ठोस चीज़ को जब गर्म करते हैं तो किसी चीज़ की लंबाई बढ़ जाती है, और कैसे हम उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे।
ये बात मुशाहिदे में आई है कि ठोस अशिया गर्म करने पर फैलती हैं और उनका फैलाव टेम्परेचर की एक वसी हद में करीबन यकसां रहता है। फ़र्ज़ करें कि एक दाती सलाख जिसकी लंबाई L0 और उसका टेम्परेचर T0 है, उसे T टेम्परेचर तक गर्म करने पर उसकी लंबाई L हो जाती है। यानी उसका इब्तदाई टेम्परेचर T0 और उसकी लंबाई L0 थी। जब उसे हम गर्म करते हैं किसी टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल T पे, तो उस में कितना चेंज आता है, कितनी वो तब्दीली होती है उसमें, उसको हम तब्दीली को, उसमें जो लंबाई में तब्दीली आएगी उसको हम डेल्टा L से शो करेंगे। तो डेल्टा L आपकी होगी L माइनस L0। L आपकी क्या होगी, जो फाइनल लंबाई होगी, फाइनल लेंथ है, और माइनस L0 जो उसकी आपकी इब्तदाई लेंथ होगी उस चीज़ की। और टेम्परेचर में इजाफा कितना हुआ है, T माइनस T0। तजर्बे से हमें मालूम होता है कि ठोस अशिया की लंबाई में तब्दीली उसकी इब्तदाई लंबाई और टेम्परेचर में तब्दीली के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही लंबाई उसकी बढ़ेगी। नीचे हमने जो इक्वेशन लिखी हुई है, डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 डेल्टा T, और इस चीज़ को अगर हम इक्वेशन में लिखें 8.9, तो वो आपके पास आ जाती है डेल्टा L इक्वल टू अल्फ़ा L0 डेल्टा T। और डेल्टा L आपके पास था L माइनस L0, वो यहाँ पे पुट करें तो आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे L माइनस L0 इक्वल टू अल्फ़ा L0 डेल्टा T। हमें चाहिए थी L की वैल्यू, तो L0 को 0 को दूसरी साइड हम ले जाते हैं। दूसरी साइड हम लेके जाएंगे तो इस साइड पे ये माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगी। तो आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखी हुई, वो क्या आ जाएगी, अल्फ़ा L0 डेल्टा T माइनस L0। तो L0 आप कामों ले लेंगे, कामों लेंगे तो L की फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी 8.10 L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। और अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, किसी शय के तूली हरारती फैलाव का कोएफिशिएंट है। तो मसावात अगर इसकी वैल्यू हम कोएफिशिएंट की निकालें ऊपर वाली वैल्यू से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा L डिवाइडेड बाई L0 या L0 डेल्टा T। पास किसी शय के तूली फैलाव के कोएफिशिएंट की तारीफ़ यूँ की जाती है, अगर किसी सलाख की 1 मीटर लंबाई को 1 केल्विन टेम्परेचर के फ़र्क तक गर्म किया जाए तो इसकी लंबाई में इजाफे को तूली फैलाव का कोएफिशिएंट कहते हैं। यानी कोई चीज़ सलाख है, फॉर एग्जांपल लोहे की सलाख है, 1 मीटर उसकी लेंथ है, उसको अगर आप 1 केल्विन तक गर्म करते हैं तो उसमें कितना इजाफा होगा, तो वही इजाफा आपका अल्फ़ा कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं तूली फैलाव का कोएफिशिएंट। और यहाँ पे राइट साइड पे मुख्तलिफ़ चीज़ों का तूली जो कोएफिशिएंट है वो दिया गया है फैलाव का। यहाँ पे जैसे एलुमिनियम का, पीतल का, कॉपर का, जितने भी मेटल्स हैं, मोस्टली यहाँ पे मेटल्स का दिया गया है, सिल्वर, प्लैटिनियम का। आगे हम साल है 8.6, एक पीतल की सलाख जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 मीटर लंबी है, यानी अभी उससे हमने हीट अप नहीं किया, इब्तदाई टेम्परेचर उसका 0 है, तो उस पर उसकी लंबाई 1 मीटर है, उसकी लंबाई 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मालूम कीजिए। तो उसे हम हीट अप करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये कहते हैं उस वक्त उसकी लंबाई कितनी होगी, वो हमने फाइंड आउट करना है। और पीतल का जो तूली हरारती फैलाव का कोएफिशिएंट है वो दिया गया है 1.9 ज़रब 10 की ताकत -5 पर केल्विन। वो यहाँ आप टेबल में से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी डाटा दिया गया है उसको आप पहले लिख लें कि L0 है 1 मीटर, टेम्परेचर जो है फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इब्तदाई टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर टेम्परेचर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, इसको आप SI यूनिट केल्विन में कन्वर्ट करें तो आपके पास आ जाता है 273 केल्विन। तो टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा T जो कि होता है 30 प्लस 273। इसको अगर आप 30 और 273 को जमा करें 303 केल्विन आ जाता है। डेल्टा T का आपके पास फार्मूला होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इब्तदाई टेम्परेचर। इसमें से आप माइनस करें 303 में से 273 तो आपके पास आ जाता है 30 केल्विन। आगे अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास दी गई है और आपके पास लंबाई का फार्मूला होता है L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, जो कि यहाँ पे इक्वेशन में दिया गया है 8.10 में। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करें
मल्टीप्लाई करें और ऐड जो कुछ करना है, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.00057 मीटर। यानी स्टार्ट में जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो उसकी लंबाई थी 1 मीटर। जब उसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने हीट अप किया है, गर्म किया है, तो उसकी लंबाई इतनी हो गई है। आगे है वॉल्यूम में हरारती फैलाव। ऊपर हमने चीज़ पढ़ी थी लंबाई में, जिसको हमने बोला था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अभी हमारी बात हो रही है वॉल्यूम की। टेम्परेचर की तब्दीली के साथ किसी ठोस शय का वॉल्यूम भी तब्दील होता है और उसे वॉल्यूम में हरारती फैलाव कहा जाता है। फ़र्ज़ करें एक ठोस शय जिसका T0 टेम्परेचर पर इब्तदाई वॉल्यूम V0 है। ठोस शय को टेम्परेचर T तक गर्म करने पर उसका वॉल्यूम V हो जाता है। यानी जब उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम कितना था V0, और जब उसको टेम्परेचर T तक गर्म किया है तो उसका वॉल्यूम आ गया है V। तो इसमें जो तब्दीली आई है, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा V माइनस V0। इस तरह टेम्परेचर में जो तब्दीली चेंज आई है डेल्टा T, वो आपके पास आ जाएगी T माइनस T0। तो तूली फैलाव की तरह वॉल्यूम में तब्दीली डेल्टा V इब्तदाई वॉल्यूम V0 और टेम्परेचर में तब्दीली डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली इनका आपस में रिलेशनशिप है, तो हम लिख लेंगे डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 डेल्टा T। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी, इसका जो रिलेशन है उसको हम ख़त्म करें, तो आपके पास आपने एक कांस्टेंट लगाना होगा बीटा। तो आपके पास 8.12 मसावात आ जाती है। डेल्टा V इक्वल टू बीटा V0 डेल्टा T। ऊपर हमने जो लंबाई में उसमें हमने यूज़ की थी अल्फ़ा यूज़ किया था कांस्टेंट, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं बीटा। तो डेल्टा V आपके पास जो वैल्यू थी V माइनस V0, वो यहाँ पे आप पुट करो, तो आगे V0 दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगी, और फिर वहाँ से आपने V0 कॉमन ले लेना है। तो आपके पास फाइनल जो मसावात आ जाएगी 8.13, वो होगी V इक्वल टू V0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो आगे इसको अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें तो 8.12 से आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाती है डेल्टा V डिवाइडेड बाई V0 डेल्टा T। बस किसी शय के वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट बीटा की तारीफ यूँ की जाती है, किसी शय के यूनिट वॉल्यूम में टेम्परेचर की फ़ी केल्विन तब्दीली के साथ होने वाली तब्दीली वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट कहलाती है। यानी किसी शय को आप उसका यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, यानी कि उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का ऐसे यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो बात हो रही है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की। यानी 1 मीटर क्यूब किस चीज़ का वॉल्यूम है, तो आप उसे टेम्परेचर 1 केल्विन टेम्परेचर उसे देते हैं, तो तब उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, कितना उसका बढ़ेगा। तो उस फैलाव को हम कहते हैं फैलाव का कोएफिशिएंट, जिसे हमने बीटा से ज़ाहिर किया गया है। तो आगे तूली फैलाव के कोएफिशिएंट और वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट का ताल्लुक यूँ ज़ाहिर किया जाता है बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा आपका था जो लंबाई वाला कोएफिशिएंट था, तूली फैलाव का कोएफिशिएंट, और बीटा आपका वॉल्यूम वाला है। तो आपस में इनका रिलेशन ऐसा है, बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। यानी अगर आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू दी गई हो तो आप बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे साथ एक टेबल दिया गया है जहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों के वॉल्यूम के हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट की वैल्यू दी गई है, कॉपर, स्टील, प्लैटिनियम वगैरह की। आगे मिसाल 8.7 हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीतल के क्यूब का वॉल्यूम मालूम करें, जिसकी लंबाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 सेंटीमीटर है, जबकि पीतल के तूली हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत ये दी गई है। तो यहाँ पे उसकी इब्तदाई लंबाई कितनी है, L0 10 सेंटीमीटर में है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपके पास आ जाती है 1 मीटर। ऐसा यूनिट इसकी मीटर में होती है, तो इसलिए आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। आगे इसका इब्तदाई टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमारी SI यूनिट केल्विन होती है। तो टेम्परेचर आपके पास हमने कितना उससे हीट अप किया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
तो आपके पास टी जो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करें तो आपके पास आ जाता है 373 केल्विन। और डेल्टा टी, इसमें चेंज कितना हुआ है, तब्दीली कितनी आई है, वो उसका फार्मूला था आपके पास T - T0। वैल्यू आप पुट करें तो डेल्टा टी आपके पास आ जाता है 100 केल्विन। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है सवाल में। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपने फार्मूला लगाना है नीचे V = V0 1 + बीटा डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास मौजूद है। इसके अलावा आपके पास L0 की वैल्यू है, आपने V0 की वैल्यू निकालनी है। और इसके अलावा आपके पास बीटा की वैल्यू भी होनी चाहिए। बीटा की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, बीटा = 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाती है 5.7 ज़रब 10 की ताकत -5 पर केल्विन। और यहाँ आपके पास V0 की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन आपके पास L0 की वैल्यू दी गई है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लंबाई का क्यूब। तो V0 की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे L0 क्यूब, इसका क्यूब लेकर। L0 की वैल्यू थी 0.1 मीटर, उसका आपने क्यूब लिया तो आपके पास आ जाता है 0.001। 0.001 को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, पावर फॉर्म में, तो आपके पास आ जाता है 10 की ताकत -3 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपके पास बीटा भी आ गया है और V0 की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। अब आप इन चीज़ों को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास V की वैल्यू आ जाती है। इस फार्मूले में आप पुट करें और अंदर वाली वैल्यूज़ को प्लस करके और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आ जाती है V की 1.0057 ज़रब 10 की ताकत -3 मीटर क्यूब। तो आप देखेंगे V0 उसकी वैल्यू, इब्तदाई वैल्यू कितनी थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 की ताकत -3। और जब उसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 केल्विन तक हमने उसे हीट अप किया है तो उसकी वैल्यू आ गई है 1.0057 ज़रब 10 की ताकत -3, यानी इतना उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। आगे है हरारती फैलाव के असरात। हरारती फैलाव के असरात क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। रेलवे की पटरियों के दरमियान खला क्यों रखा जाता है? ठोस अशिया का फैलाव पुलों, रेलवे की पटरियों और सड़कों को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि ये मुस्तकिल तौर पर टेम्परेचर की तब्दीलियों के ज़ेर असर रहते हैं। लिहाजा तामीर करते वक्त टेम्परेचर के साथ फैलाव और सिकुड़ाव के लिए गुंजाइश रखी जाती है। मिसाल के तौर पर रेलवे की पटरियां बिछाते वक्त उनके दरमियान खला छोड़ा जाता है ताकि गर्मी के मौसम के दौरान पटरी का फैलाव उसके टेढ़ा होने का सबब ना बने। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, जैसे भी टेम्परेचर हम कम या ज़्यादा हो तो एक कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा टेम्परेचर करने पर फैलती है और कम अगर टेम्परेचर हो तो वो सिकुड़ती है। इसी वजह से पटरियों के दरमियान खला रखा जाता है। और अगर कोई रोड बना रहे हैं तो अगर जैसे आपने अगर गलियां वगैरह देखी हों तो ब्लॉक्स बनाते हैं तो दरमियान में थोड़ा सा खला छोड़ देते हैं। खुला इसी वजह से छोड़ते हैं ताकि अगर गर्मियों में वो चीज़ अगर पिघलती है, जो उसके अंदर मटेरियल हमने यूज़ किया है, फैलती है तो वो ख़राब ना हो। स्टील के शतीरों से बनाए गए पुल भी दिन के दौरान फैलते हैं और रात के वक्त सिकुड़ते हैं। अगर इनके सिरों को मजबूती से पेवस्त कर दिया जाए तो ये टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए हरारती फैलाव के लिए इनके एक सिरे को फिक्स कर दिया जाता है जबकि दूसरे सिरे को फैलाव के लिए छोड़े गए खला में लगे रूलर्स पर रख दिया जाता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए लगाए गए खंभों पर लटकाए गए तारों को किसी हद तक ढीला रखा जाता है ताकि मौसम सरमा में बगैर टूटे सिकुड़ सकें। यही तीनों एग्जांपल दी गई हैं जो कि शक्ल में भी आप देख सकते हैं। ऊपर वाली शक्ल 8.15 में दी गई है और नीचे पुल का दिखाया गया है और सबसे नीचे आपका इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे दिखाए गए हैं, बिजली के खंभे। आगे है हरारती फैलाव का अतलाक, यानी किस किस जगह पर यह यूज़ होता है। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस। हरारती फैलाव का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। थर्मोमीटर में हरारती फैलाव टेम्परेचर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। बोतल के सख्त ढक्कन को खोलने के लिए इसे 1 मिनट के लगभग गर्म पानी में डुबोइए। मेटल का ढक्कन फैलता है और ढीला हो जाता है। अब इसे आसानी से खोला जा सकता है।
आपने घर में भी ये मुशाहिदा किया होगा कि अगर कोई बोतल है जिसका ढक्कन किसी मेटल का बना हुआ है, लोहे का, अगर वो आपके पास वो ढक्कन खुल ना रहा हो, तो अगर उसे बोतल को गर्म पानी में रखें तो मेटल का जो ढक्कन होगा वो फैलता है। फैलने की वजह से वो ढीला हो जाता है, जिसके बाद आप उसे आसानी से खोल सकते हैं। ये आप खुद तजर्बा भी कर सकते हैं। अगर कभी ढक्कन ना खुल रहा हो तो उसे पानी में, गर्म पानी में रखना है आपने। गर्म पानी में रखने के 1 मिनट बाद उसे खोलेंगे तो वो इजीली खुल जाएगा। स्टील की प्लेटों को मजबूती से जोड़ने के लिए प्लेटों में मौजूद सुराखों में सुर्ख गर्म राइवेट्स ठोंकी जाती हैं, जैसा कि शक्ल 8/18A में दिखाया गया है। रिवर्ट्स के सिरे को बगैर हथौड़े से कूटा जाता है। ठंडा होने पर रिवर्ट्स सिकुड़ती हैं और प्लेटें मजबूती के साथ आपस में जकड़ी जाती हैं। इसी तरह आगे है बैलगाड़ियों के लकड़ी के पहियों पर लोहे के हल्के जो रिम्स चढ़ाए जाते हैं। लोहे के हल्कों को गर्म किया जाता है। अराटी फलाव उनके लकड़ी के पहिए पर फिसल कर चढ़ने का सबब बनता है। गर्म हल्का चढ़ाने के बाद उस पर पानी डालकर ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा होने पर हल्का सिकुड़कर पहिए के साथ मजबूती से चढ़ जाता है। ये इसकी कुछ एग्जाम्पल, इसके फ़वाइद बताए गए हैं। थर्मामीटर का एक फ़ायदा बताया गया है। इसके अलावा बोतल के ढक्कन वाला एक बताया गया है और स्टील की प्लेटों वाला भी एक एप्लीकेशन है इसकी। इसके अलावा बैलगाड़ियों के जो पहियों पे हम रिम चढ़ाते हैं उसमें भी इसका अमल दखल बयान किया गया है कि ये यहाँ पे कितना फ़ायदेमंद है। इसकी यही जो खसूसियत है हरारती फैलाव वाली, थर्मल एक्सपेंशन वाली, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें क्या क्या फ़ायदे पहुँचाती है। इसकी एक और एप्लीकेशन है दो धाती पथरी या बाई मेटालिक स्ट्रिप। दो धाती पथरी में मुख्तलिफ मेटल्स की दो बारीक पथरियाँ जैसे पीतल और लोहा बाहम जोड़ दी जाती हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। चूँकि पीतल लोहे से ज़्यादा फैलता है, ये गैर मसावी फैलाव पथरी के मुड़ जाने का सबब बनता है, इसलिए गर्म करने पर यह मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे पहले शक्ल में दिखाया गया है, इसमें कोई भी दो मेटल्स की पथरियाँ आपस में जोड़ दी जाती हैं, तो इन दो धाती पथरियों को, यानी मेटालिक होंगी पथरियाँ, उनसे जोड़ने से मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। वो फ़वाइद यहाँ पे आगे दिए गए हैं कि दो धाती पथरियाँ मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दो धाती पथरियाँ थर्मोमीटर में टेम्परेचर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये थर्मोमीटर भट्टियों और तनूरों यानी ओवन्स का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये थर्मोमीटर थर्मोस्टेट में टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दो धाती पथरी इलेक्ट्रिक इस्त्री में हीटर की कॉइल का टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले थर्मोस्टेट स्विच में भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि यहाँ पर शक्ल 8/20 में दिखाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें थर्मोस्टेट स्विच में इसको इस्तेमाल किया गया है। पीतल और आयरन की एक पथरी है दो धाती, तो इसमें जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सर्किट को कट आउट करवा देता है। यहाँ पे ऊपर बॉक्स में देखें तो यहाँ पे एक पानी का बेकायदा फैलाव, उसकी डेफिनेशन दी गई है कि पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा करने पर फैलता है ताकि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच जाए। मज़ीद ठंडा करने पर इसका वॉल्यूम अचानक बढ़ता है, जैसा कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा किया जाता है तो ये सिकुड़ती है, यानी ठोस अशिया की तरह वॉल्यूम कम हो जाता है। पानी का ये गैर मामूली फैलाव पानी का बेकायदा फैलाव कहलाता है, यानी पानी की अपनी एक नेचर है। ऊपर दिए गए टॉपिक्स में हमने ठोस अशिया में हरारती फैलाव देखा है। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मायात या लिक्विड्स में हरारती फैलाव, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। मायात के मॉलिक्यूल्स किसी माया के अंदर तमाम अतराफ में हरकत के लिए आज़ाद होते हैं। माया को गर्म करने पर उसके मॉलिक्यूल्स की थरथराहट का औसत एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यानी हम किसी भी माया जैसे पानी है उसको गर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो एटम्स है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धकेलते हैं, जिसके लिए उन्हें ज़्यादा जगह दरकार होती है। यही वजह है कि मायात गर्म करने पर फैलते हैं। मायात में हरारती फैलाव उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कमज़ोर फोर्सेस के सबब ठोस के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसलिए मायात के वॉल्यूम के हरारती फैलाव की शरह ठोस अशिया से ज़्यादा बड़ी होती है। यानी अगर हम ठोस और
माया के को आपस में कंपेयर करें तो हरारती फैलाव माया में वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके दरमियान कमज़ोर फोर्सेस होती हैं एटम्स के दरमियान, और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। मायात की अपनी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। एक माया हमेशा जिस बर्तन में अंडेला जाता है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। नीज़ जब माया को गर्म किया जाता है तो माया और बर्तन दोनों के वॉल्यूम में तब्दीली वाक़या होती है। लिहाजा माया के हरारती वॉल्यूम में फैलाव दो तरह के होते हैं, हकीकी वॉल्यूम फैलाव और ज़ाहरी वॉल्यूम फैलाव। यानी जब किसी भी बर्तन में जिस बर्तन में आपने माया डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल पानी डाला हुआ है, जब उसको गर्म करते हो एक तो पानी का फैलाव भी होगा, इसके अलावा जो बर्तन है जब उसको हम हीट अप करते हैं तो उसमें भी फैलाव होता है। इसी चीज़ को आगे हम एक तजर्बे के साथ समझेंगे, जो कि आगे सामने आपके एक शक्ल भी दिखाई गई है, एक फ्लास्क, उसको भी आपने देखते जाना है कि एक लंबी गर्दन वाली फ्लास्क लीजिए, इसकी गर्दन पर लगे हुए निशान ए तक उसे रंगदार पानी से भर लीजिए जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। अब फ्लास्क को पैंदे से गर्म करना शुरू करें। पानी की सतह पहले बी पॉइंट तक नीचे गिरती है और फिर सी पॉइंट तक ऊपर चढ़ती है। हरारत पहले सराई तक पहुंचती है जो फैलती है और उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। नतीजतन माया फ्लास्क में नीचे आ जाता है और उसकी सतह बी पॉइंट तक नीचे गिर जाती है। यानी स्टार्ट में जब उसे गर्म करना शुरू करते हो तो स्टार्ट में तो ए तक आपने उसे फिल किया है फ्लास्क को। जब आप उसे गर्म करना शुरू करते हो तो अभी पानी गर्म नहीं होता। सबसे पहले जो फ्लास्क होगी, बेशक फॉर एग्जांपल वो शीशे की बनी हुई है, तो वो हीट अप होगी। वो हीट अप होने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक तरह की फूल जाती है। उसके वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ए पॉइंट से आपका ने जो माया उसमें डाला है वो बी तक नीचे गिर जाता है। और इसके बाद आप उसे मज़ीद जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के बाद माया गर्म होने पर निशान 20 से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। जब उसे मज़ीद टेम्परेचर गर्म करते हैं तो 20 से दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाता है। किसी टेम्परेचर पर यह निशान सी तक पहुंच जाता है। माया की सतह में ए से सी तक का इजाफा माया के वॉल्यूम में ज़ाहरी फैलाव के सबब होता है। माया का हकीकी फैलाव फ्लास्क में होने वाले फैलाव की वजह से उसके हरारती फैलाव के अलावा ए और सी के दरमियान वॉल्यूम के फ़र्क के बराबर होता है। बस नीचे फार्मूला लिखा हुआ है कि माया का हकीकी फैलाव इक्वल टू माया का ज़ाहरी फैलाव प्लस सराई का फैलाव, बी सी इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। यानी टोटल जो इसमें आपका फैलाव होगा वो बी से लेकर सी तक होगा, जिसमें फ्लास्क का फैलाव भी शामिल होगा। किसी माया का वॉल्यूम में फैलाव बेशमोल बर्तन के फैलाव के माया का हकीकी वॉल्यूम में फैलाव कहलाता है। यानी जब आप किसी माया का हकीकी वॉल्यूम फाइंड कर रहे होते हैं जो उसके हरारती फैलाव की वजह से होता है, तो उसमें एक तो आपने वॉल्यूम माया का भी उसमें मेजर करना होता है। इसके अलावा आपने जो बर्तन के फैलाव की वजह से उसमें चेंजिंग आई है उसको भी आपने उसमें जमा करना होता है। उन दोनों को आप जमा करेंगे तब आपको हकीकी वॉल्यूम में फैलाव मिलेगा। किसी माया के वॉल्यूम में फैलाव की हकीकी शरह बी आर की तारीफ यूँ की जाती है। यहाँ पे बीटा आर जो स्मॉल आर है वो रियल को शो कर रहा है कि रियल एक्सपेंशन ऑफ हीट जो हुआ है माया में। एक माया के हकीकी वॉल्यूम में उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे से होने वाली तब्दीली माया के वॉल्यूम में हकीकी फैलाव की शरह बीटा आर कहलाती है। यानी एक वॉल्यूम या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसे अगर हीट अप करें तो तब उसमें जितना उसमें फैलाव आएगा वो हम कहेंगे कि हकीकी फैलाव की शरह है बीटा आर। वॉल्यूम में फैलाव की हकीकी शरह बीटा आर हमेशा बर्तन के वॉल्यूम में फैलाव की शरह के बराबर मिकदार से वॉल्यूम में फैलाव की ज़ाहरी शरह से बड़ी होती है। इनका आगे इक्वेशन में आपस में रिलेशनशिप दिखाया गया है कि बीटा आर इक्वल टू बीटा प्लस बीटा जी। ये याद रखना चाहिए कि मुख्तलिफ मायात में वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि आपने ऊपर टेबल में पढ़ा था कि वॉल्यूम ने मुख्तलिफ जितने भी लिक्विड्स हैं सब में फैलाव के कोएफिशिएंट की वैल्यू डिफरेंट होती थी। जैसे ईथर था, स्पिरिट था, या आपके पास पानी है, सब का फैलाव डिफरेंट होता है। तो उसी हवाले से इनकी वैल्यूज़ भी डिफरेंट आएंगी। तो इस टॉपिक के साथ इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। तो इस चैप्टर में अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।